आई हैव रीस्टार्टेड दिस क्लास। चेक कर लो सब ठीक है कि नहीं। यस। हाँ जी, अब बता दो, अब सब ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, अगर आप रिप्लाई कर देते हो आपको सब कुछ ठीक है तो नहीं। अगर सब कुछ पता लगता है, सब कुछ ठीक है, तो हम बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब आपका रिप्लाई आया है सब कुछ ओके का। ठीक है, बाकी लोग भी आ जाते हैं और हम 1-2 मिनट उनका वेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, और फिर चलते हैं। ओके, तो जो ज्वाइन कर गए हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी को तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिप्लाई कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दो, उसमें अगर कोई इश्यू होगा तो हम उसे रिजॉल्व कर लेंगे। अगर आपको पर्टिकुलरली आपको इश्यू आ रहा है लेकिन अब कंफर्मेशन आ गया स्टूडेंट्स का कि ठीक है, उनको बिल्कुल सही आ रहा है, आवाज ओके है, बिल्कुल सही है, तो हम काम शुरू कर सकते हैं। बताओ, आर वी गुड टू गो? यस। ठीक है, तो ओके आ गया सब कुछ, हम बातचीत कर सकते हैं अपनी। तो सेशन तो ये था हमारा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का। ठीक है, और आपने रखा था कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है उसमें हमने लेक्चर्स सारे कर लिए हैं। ठीक, अभी वैसे मैं आपको बता दूं, 2 लेक्चर्स हमारे और मैं इसमें अपलोड कर दूंगा कल। और उसमें जो है आपने वो थ्योरी और समझनी है। बेसिक कंसेप्ट सारे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन एक अंसेंबल थ्योरी और पार्टीशन फंक्शन वाली बातचीत हमने नहीं की है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें और सीखनी है। कल उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे तो आप वो भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक, और कल जो है हमारा असाइनमेंट का सेशन है। पहले जो बेसिक्स वाले हैं उनकी असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करनी थी, और कर भी लिया आपने से। करनी तो कल थी, उसके डाउट्स तो कल हमने कवर करने थे संडे वाले दिन, लेकिन आपने अभी पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिया और उनके डाउट्स भेज दिए हैं। तो मैंने इसीलिए कि हम मिल लें, हम बातचीत कर लें, हमारा क्लास तो चलती रहे, तो इसलिए वो कुछ एक डाउट्स के साथ ही मैं ले आया आपको इस क्लास में। ठीक, और देखो टाइम कम है, इससे पहले कि कुछ स्टूडेंट स्लो भी चल रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कभी आपके हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, कभी किसी फैमिली मेंबर के हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जो आपको संभालना है, जिन्हें फैमिली को भी ध्यान रखना है, फैमिली का भी, वेदर यू आर मेल और फीमेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एज में नहीं है सारे। कोई बच्चा तो नहीं है कि सारा कुछ, सारी दुनिया साइड में रख के आप कहो कि नहीं जी हमने तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। उस एज में हम आप लोग हैं नहीं अभी। ठीक है, आपको परिवार को या और जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा, अर्न भी करना पड़ेगा, और लर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो करना ही है। तो लेकिन ओवरऑल बात यह है कि इस स्ट्रगल में तप के ही सोना बन सकते हो, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो जब आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाती हैं तो असल में वो आपको कमजोर बनाती हैं। ठीक है, तो वो आपको कमजोर बनाती हैं। जब तक आप वॉक कर रहे हो, जब तक साइकिल पे जा रहे हो, आपकी हेल्थ ठीक रह रही है। जैसे ही आप अपना टाइम बचाने के लिए या कंफर्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए जब कार वगैरह में जाना शुरू कर देते हो तो आपका वैसे ही
पेट निकलना शुरू हो जाता है और इश्यूज इधर उधर के हो जाते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो फिर आप वापस से डिस्कम्फर्ट पे जाते हो, चाहे वो ग्राउंड में जाना हो, चाहे वो अलग से व्हीकल को साइड में रखना हो या कुछ भी। ऐसी ऐसी लाइफ चलती है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये दौर ऐसे ही चलता रहेगा। हमें दौर बदलना होता है, पूरी मुश्किलें झेल के, पूरा स्ट्रगल सह के हम अपनी जिंदगी में आसानी लेके आते हैं। शायद अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। तो ये ऐसे ही होगा। जो वो कहते हैं, कोई पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, और कोई पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। तो अगर मूर्ति भी बनना हो तो चोटे सह सह के आपको तराशने वाला जो कोई होता है वो आपको उस एक शेप में लेके आता है, आपको तराशता है, आपको वो उस तरह से प्यार करता है जो मूर्ति मंदिर के अंदर लग सकती है, नहीं तो बाहर तो पत्थर है ही है। ठीक है, तो वो वही चीज है। आपको भी तराशा हुआ बनना है, आपको भी इतनी मेहनत करनी है, उस पत्थर की चोट को सह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे चल रहे हो किसी से, साथ वालों से, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप चाहे पीछे हो, मैं आपके साथ हूँ। तो ध्यान रखना है इस चीज का, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, आराम से काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको हौसला नहीं हारना, काम करते रहना है। स्लो चल रहे हो, इट्स ओके। रुक गए हो, वो दिक्कत वाली बात है। तो रुकना नहीं है, स्लो चलते रहो, इट्स ओके, हम कवर कर लेंगे। अगर आज कुछ 2-4 टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स रह जाएंगे, कोई बात नहीं। जो 20 टॉपिक्स हुए हैं उन पे फोकस करो। जब हम रिवीजन करेंगे तो वो वाला टॉपिक आपका तब कवर हो जाएगा जो आज रह गया, किसी भी वजह से रह गया। ठीक है, और किसी भी वजह से रह गया, रिवीजन में कवर हो जाएगा। तो टारगेट लेके चलो। आज का जो टारगेट आपको सुबह मैंने जो टारगेट दिया वो आपने पूरा करना है। उसका जो टाइम है उस पर रिपोर्ट करना है, जितना हो गया उतना रिपोर्ट कर दो। उसमें जो बात आई वो पूछ लो, हम लाइव क्लास में मिलेंगे और उस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज आपने पर्टिकुलरली बात ही है कि डाउट्स ना करवाओ सर। हम वैसे ही परेशान हुए पड़े हैं, या मोटिवेशन की जरूरत है, कोई बात नहीं। आप अपनी जिंदगी के पिछले कुछ साल देखो जिसमें आपका स्ट्रगल है, जो जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया आप लोगों ने, सभी ने किया, ऑलमोस्ट सभी ने। ठीक है, उससे ज्यादा बड़ी मोटिवेशन कोई हो नहीं सकती। मैं दो आपको शेर सुना दूंगा, दो बातें कर दूंगा बड़ी बड़ी सी, वो ठीक है, वो मोमेंटरली है। वो मोमेंटरली आपका एक होगा कि चक्को चक्को चक्को, क्या बात है, अब तो बस चक देंगे, अब तो कुछ कर दिखाएं। अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को देखो, उसको देखो कि हमने यहाँ इसे और अच्छा बनाना है, और उसमें से कोई एक इंसिडेंट निकाल लो, चाहे आप चाहे पूरी स्टोरी निकाल लो। जब आप उसे देख के कोई बात लिख के रख लो। ठीक है, एक काम करो, एक पेपर लो, एक पेपर पे बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा, लेक्चरर कैडर रैंक 1, बस। और इस पेपर को A4 साइज पेपर में बड़ा बड़ा लिख के इसे अपनी अलमीरा के सामने, या जहां पे आपकी नजर सबसे ज्यादा पड़ती है ना, सारी दुनिया को दिख रहा हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे मैंने एक स्टूडेंट को बताया कि भाई ऐसे अपना टारगेट लिख के ना, लिख के रखो। उन्होंने लिख के अलमीरा में, कपड़ों वाली अलमीरा में, पीछे पीछे कपड़ों के पीछे लगा के रख दिया कि हाँ जी सर, मैं कपड़े निकालूंगा तब मुझे दिखेगा, और किसी और को ना दिख जाए। अरे इतना शर्माओगे तो कैसे कुछ पाओगे। ठीक है, दिखने दो, सामने दिखने दो। अगर अचीव ना हुआ सर, अगर पहले ही सोच के चलोगे कि अगर मगर किंतु परंतु बट इफ, अगर पहले ही आपने पर लगा दिए तो फिर पर लगे हुए तो हवा में ही उड़ोगे, तो वो जमीन पे तो नहीं रह सकते। और कुछ पाने के लिए जमीन पे रहना बहुत जरूरी है। तो पर नहीं लगाने, ठीक है, कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं लगाने, उसे अचीव करना है। और ये लिखना है कि कोई बात नहीं, हमने हमने इसकी कोशिश करनी है। ठीक है, अपने आप हो जाएगा। फिर साथ वाले भी जो दिखेंगे, 2 बार शायद मजाक उड़ाएंगे, तीसरी बार वो भी साथ में आ जाएंगे कि नहीं नहीं, कर मेहनत। जब आप इधर उधर भटकोगे ना थोड़ा सा अपना टाइम खराब करने के लिए, तब वो बताएंगे आपको कि नहीं अभी मत कर, अभी उधर फोकस कर, तेरा टारगेट का क्या हुआ। शायद छेड़ें, शायद टॉन्ट मारे, चाहे कुछ भी करें, लेकिन वो आपको आपके टारगेट पे वापस लेके आएंगे। तो कहते हैं
अगर आप कुछ करना चाह रहे हो ना, सारे मंडी में रोला पा दो, सारी तरफ बता दो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ। उससे क्या होता है, आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होता है कि भाई मैंने सबको बोल दिया ये कर रहा हूँ, ना किया तो बेइज्जती बहुत होगी। ये भी एक तरीका है काम करने का। असल में होता, कहते मेन बात तो ये होती है कि इतनी खामोशी से मेहनत करो कि सक्सेस शोर में जाए। ठीक है, तो सही तरीका तो वो है। लेकिन अगर वो आपने कई साल करके देखा और वो आपसे नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा, नहीं आप कर पा रहे, तो फिर दूसरा रास्ता अपनाओ, रोला पालो, क्या दोगे मैं कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, और फिर मेहनत करो उसके लिए। ठीक, तो सिंपल पॉइंट है, मेहनत करने को बहुत कम टाइम बचा है और बहुत ज्यादा काम है। तो हमारे पास मेहनत करने के लिए, ये अचीव करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें ही आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है। एक ही सीट लेनी है, सिर्फ सिर्फ एक सीट, और वो आराम से आ सकती है। ठीक, तो उसके लिए अगर आप पीछे भी हो तो भी रुको मत, अगर आगे भी हो तब भी रुको मत, चलते रहो, चलते रहो। अगर ज्यादा आगे पहुंच रहे हो तब भी कोई बात नहीं, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, कुछ डाउट्स रह जाएंगे छोड़ दो, आगे बढ़ते रहो। ठीक, यहां तक की बात थी। अभी हम करने ही लगे हैं तो कुछ कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के ही कुछ एक क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। ठीक है, इतनी डोज मुझे लगता है बहुत है, चक्को चक्को वाली नहीं है। ये नहीं है कि आज रात तक जोश पूरा रहे आपको, बस अब तो मैं कर दिखाऊंगा, और सवेरे उठो तो कहो अच्छा हाँ कुछ राती हमें कमिटमेंट कर ली थी करना। वो नहीं है, सोच के चलो हमारी लाइफ जैसी भी है हमने इससे और अच्छा बनाना है, और इससे बढ़िया मौका हमें इतनी जल्दी और नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर कि इस मौके को आप पूरा पूरा फायदा उठाओगे। इतनी मेहनत कर रहे हो, पिछले 2 महीनों से मेरे साथ जुड़े हुए हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। थोड़ा सा न्यूक्लियर पार्टिकल का रह गया सिलेबस, थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का छोड़ दिया आपने, थोड़ा सा न्यूक्लियर का रह गया आपका, थोड़ा सा मैथमेटिकल नहीं कवर कर पाए, इट्स ओके। रिवीजन में सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जितना आपने, अगर किसी सब्जेक्ट का 60, 70, 80, 90% जितना भी किया है, ठीक, चाहे वो कुछ एक टॉपिक्स मैंने छुड़वा दिए कि नहीं अभी नहीं करने, चाहे वो कुछ टॉपिक्स आप कवर नहीं कर पाए और हम अगले सब्जेक्ट पे मूव कर गए, इट्स ओके, सब रिवीजन में हो जाएंगे। उसके साथ ही ध्यान में रखनी है ये बात, कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करना, जो करना है अच्छे से करना है, और उतना समझ लेना है कि दोबारा उस पर इतना टाइम ना लगे। अगर आज आपने परटर्बेशन थ्योरी समझने में, या स्टैटिस्टिकल की क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन समझने में, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स समझने में अगर आज आपको एक दिन लगा है, तो अगली बार एक दिन नहीं लगना चाहिए। रिवीजन टाइम में 1 घंटे में आपको पूरा प्रॉपर काम हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए एक और तरीका फिर से बता रहा हूँ, असाइनमेंट को असाइनमेंट की तरह किया करो। नोटबुक पे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपरली बना लिया करो। कल से मैं आपको वो भी सबमिट करवाने शुरू करूंगा। ठीक, तो चलो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल के जो क्वेश्चंस थे, अगर स्टैटिस्टिकल के जो क्वेश्चंस थे मैं उन पे आता हूं, जो हमने डाउट्स में करने थे। ठीक है, अब क्वेश्चंस में जो जो क्वेश्चंस है मैंने पहले ही बता दिया था। असाइनमेंट 1 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए तो चैट में भी बता सकते हो, और ऑफ कोर्स हैंड रेज करके बातचीत भी कर सकते हो, सीधा सीधा आंसर बता सकते हो। तो सब कुछ ठीक है। अगर तो हम क्वेश्चंस की बातचीत करना शुरू करते हैं। 10 मिनट की बात करेंगे, कुछ 5-6 क्वेश्चंस, एक असाइनमेंट के 5-7 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगली असाइनमेंट की बातचीत कल कर लेंगे, आप तब तक सारे कवर कर लेना। ठीक है, तो बता दो जल्दी से, कंफर्मेशन दे दो कि शुरू करें हम काम। सब ठीक है, ओके है। सर अपनी साइड से कहना चाहता हूँ, किसी को स्टडी में किसी टाइप हेल्प कर पाऊँ तो मैं कर दूंगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज ओनली कंडीशन। हाँ ठीक है, हेल्प से मेरा भी फायदा होगा, बिल्कुल होगा इस सेंस में। बस अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मुझे आता है, मैंने बस कोऑपरेटिव ने कहा है। ठीक है प्रभजोत, अच्छी अप्रोच है ये मैं आपको भी बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि डिस्कशन जरूर किया करो। तो आप कभी कभी, मतलब घायल शेर की तरह कोई उठता है, एक उसमें से डिस्कशन शुरू करता है और फिर 2 बंदे साथ देते हैं उसका। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आपकी डिस्कशन, या एक ही दिन
अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया डिस्कशन होती है। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि जो वो डिस्कशन आप आपस में करते हो ना ग्रुप में, उसके बाद आपको जो चीजें याद रहेंगी पेपर में वो कमाल होंगी, वो नहीं भूलने वाले आप। ठीक है। हाँ, फिर से हो जाते हो, फिर से आगे पीछे हो जाते हो, कभी कोई। और मैंने ग्रुप्स की सेग्रीगेशन इसलिए छोटे छोटे ग्रुप्स में की थी ताकि हर इंडिविजुअल पे मैं ध्यान दे पाऊं, मुझे पता हो हर इंडिविजुअल ऑलमोस्ट बराबर हो। ऐसा ना हो कि एक ने 6 बुक्स करी हुई है और दूसरे ने एक भी बुक नहीं करी हुई। ऐसा हो कि किसी के 2 टॉपिक ज्यादा, किसी के 2 टॉपिक कम। तो जिन्होंने आगे पीछे जैसे जैसे ज्वाइन किया, मैंने अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। लेकिन हाँ, आप अगर आपस में डिस्कशन करोगे दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। करनी चाहिए आपको। और अगर एक का डाउट है तो मेरे हिसाब से, मैं आपको पहले भी कहा था, आगे भी कहूंगा, कि अगर एक ने डाउट पूछा, प्रभजोत ने पूछ लिया कि क्वेश्चन नंबर 2, अगर दूसरे को लग रहा है कि भाई ये प्रियंका को लग रहा है कि ये तो मैंने कर लिया, मेरा तो हो गया, साथ के साथ सॉल्व करो और डाल दो, ग्रुप में डाल दो कि भाई ये लो, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज शाम को क्लास लेंगे, क्लास में मुझे डाउट्स करवाने, मैं तो करवा ही दूंगा, मैं तो पता नहीं 50 बार करवा चुका हूँ वो डाउट्स। ठीक है, तो डिस्कशन करना अच्छा है, सभी के लिए है, अगर करोगे आपस में तो बहुत अच्छा है। ठीक, फिलहाल मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल शुफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स की बात बता दूं आपको। इसमें मैंने लास्ट टाइम जो है, आपने मुझे ये कहा था कि मुझे कार्ड्स का नहीं पता, कुछ स्टूडेंट ने बोला था, तो उस पे एक अलग वीडियो बना के मैंने उसका यूट्यूब लिंक आपको भेज दिया था। ठीक है, ब्रदर की थी वैसे, वो मेरे मैथ्स के हैं जो, उनकी थी वीडियो, और भेजी थी उन्होंने, डेडिकेटेड उस चीज पे वीडियो बना दी थी। और वो लेक्चर मैंने आपको भेज दिया था। 52 कार्ड्स है उसमें, अगर मोटा मोटा आप देखोगे तो 4 कलर्स के कार्ड होते हैं। ठीक है, 4 कलर्स के होते हैं, और उसमें से हर एक के कार्ड में 13 कार्ड्स होते हैं। हर कलर में सूट बोल देते हैं उन्हें, 4 सूट्स, स्पेड, हार्ट, ऐसे करके उनके अलग अलग नाम है। ठीक है, और ठीक है, वैसे 2 रेड 2 ब्लैक, इनकी और डिवीजन करनी हो तो 2 आर रेड 2 आर ब्लैक, इस तरह से होती है। डिटेल में लेक्चर देख लेना, अभी बातचीत नहीं करूंगा इसकी मैं। ठीक है, 4 सूट्स, 2 कलर्स, इस तरह से डिवाइड है। 4 सूट्स आगे डिवाइड है, हर एक में 13 कार्ड्स हैं, और 3 फेस कार्ड्स होते हैं एक एक सूट में। 3 फेस कार्ड कौन कौन से? जे, जे फॉर जैक, गुलाम बोलते हैं। ठीक है, 11 नंबर को बोलते हैं। और उसके बाद है क्यू, क्यू इज फॉर स्टैंड फॉर क्वीन, क्वीन 12 नंबर को बोलते हैं। एंड के इज फॉर किंग, किंग 13 नंबर को बोलते हैं। तो अगर आप कार्ड लेके आओगे उस वीडियो में, उसमें तो कार्ड्स वगैरह दिखा के, उनकी अपीयरेंस से दिखा के सब बातचीत करी हुई थी, वहां से आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो ये 52 कार्ड्स का गेम होता है सारा। तो इसमें उन्होंने क्या बताया, क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है कि भाई 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने हैं और साइमल्टेनियसली निकालने हैं, साइमल्टेनियसली। ये गेम है सारी इस वर्ड की। ठीक है, अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें मैंने सक्सेशन में लिखा था। तो जब आप कार्ड्स निकालने की बात करते हो, तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक के बाद दूसरा निकालना है या दोनों एक साथ निकालेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप 52 कार्ड्स में दोनों एक साथ निकालते हो, तो एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक ही कार्ड है वो पूरे 52 में से, फेवरेबल केस हो गया 1/1, और टोटल हो गया 52, तो एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 1/52। ठीक है, अगर वो 4 कार्ड हुए, मान लो मैंने पूछ लिया कि बताओ जी किंग कितने हैं, किंग 4 है, कलर की बात नहीं की, सूट की बात नहीं की, तो 3 4 है, तो ये प्रोबेबिलिटी 4/52 हो जाएगी। ठीक, लेकिन लेकिन अगर सक्सेशन में निकालना है, तो फिर क्या होगा? अगर पहला कार्ड वो निकल गया, वही निकला जो हमें चाहिए था, किंग निकल गया, एक किंग निकल गया, तो पहले की प्रोबेबिलिटी तो 4/52 है, लेकिन दूसरे की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि अब एक कार्ड भी कम हो गया, एक किंग भी कम हो गया, और एक टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी कम हो गए।
तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी बदल जाती है। तो यही बात ध्यान रखने वाली थी। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है, वीडियो लेक्चर में जो आपको दिए उसमें भी डिस्कस की हुई है, वहां से आपका डाउट क्लियर भी हो गया था। एक स्टूडेंट ने तो कंफर्म कर दिया था, लेकिन चलो दूसरे ने पूछ लिया तो मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, बस ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि उन्होंने पूछा, मैंने उसमें पूछा कि साइमल्टेनियसली निकाल ले और वो बताओ कि एस ऑफ हार्ट है, ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से एक, एस ऑफ हार्ट मतलब एक सूट में एक इक्का, वन को बोलते हैं एस। ठीक है, तो एक ही होता है, एक हार्ट का वन होता है, एस होता है, एक स्पेड का होता है। ठीक है, एक ऐसे ही मतलब जो चार सूट्स है ना टोटल, तो हमने इसका एक की बात की है, तो एक ये होता है इसमें। ठीक है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से दो कार्ड्स निकाले ना, पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाला, दोनों में से एक एस ऑफ हार्ट है, तो पहले की भी प्रोबेबिलिटी 1/52 है, और क्योंकि दूसरा भी साथ के साथ निकाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/52 है। और दोनों में से दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर वो पहली बार में निकल गया तो साथ वाला दूसरे में नहीं निकलेगा, अगर दूसरे में निकल गया तो पहले में नहीं हो सकता। मतलब हेड या टेल में से एक ही होगा ना, या तो इनमें से आएगा, इसमें से होगा वो, या इसमें से होगा। तो ये प्रोबेबिलिटीज प्लस होती हैं, प्लस होती है, तो हमने इसको 1/52 प्लस 1/52 करके 2/52 अपना आंसर बता देना है। ठीक है, इतना ही था। तो ये मैंने प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है, ये मैंने किसी और का क्वेश्चन नहीं पूछा। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन इससे अगला है, थर्ड क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का है। उसमें मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि मेरे पास 9 कंपार्टमेंट्स हैं, 9, मैं ऐसे बना लेता हूं, 9 कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और 4 बॉल्स हैं, 4 बॉल्स हैं, 9 कंपार्टमेंट्स 4 बॉल्स। तो अब अगर आप देखोगे तो आपको बताना है कि चारों की चारों बॉल्स एक कंपार्टमेंट में गई हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है प्रोबेबिलिटी का, फॉर्मूला रहता है फेवरेबल अपॉन टोटल, यही होगा। अब टोटल में आपको मालूम है, टोटल में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं पावर में, जितने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स होते हैं। हम 2 कंपार्टमेंट्स करते थे, या उल्टा कर दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा कर दिया, 2 कंपार्टमेंट्स लेते थे तो हम 2 पावर बना देते थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अब यहाँ पे कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 9, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, और चारों के चारों एक ही कंपार्टमेंट में भेजने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे केस क्या होगा कि पहले में चारों बॉल्स ABCD और बाकी सब में खाली। ठीक है, यानी कि ये केस हो गया 4 0 0 0 0 आगे तक। अब ये एक ही केस थोड़ी है, क्योंकि उन्होंने कंपार्टमेंट नहीं फिक्स किया, सिर्फ ये फिक्स किया कि सारी एक ही कंपार्टमेंट में है, तो वो ये कंपार्टमेंट भी तो हो सकता है। तो हो सकता है 0 4 0 0 0 0 0 हो सकता है थर्ड कंपार्टमेंट में सारी चली जाए, हो सकता है फोर्थ में सारे चले जाए, हो सकता है फिफ्थ में सारे चले जाए, तो ऐसे टोटल 9 केसेस बन जाएंगे। तो फेवरेबल कितने हुए 9, और टोटल कितने हुए 9 पावर 4, तो रिजल्ट हमारा आया 9 पावर 3। ये हमारा रिजल्ट है, देख लो, अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, सिंपल ही है काम, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, नहीं तो ओके कर दो। हाँ जी, हो गए, बस ठीक है, कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसी के साथ। ठीक है, तो यहां पे ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है,
हमें दी हुई है आरएमएस स्पीड फॉर ए गैस हुज डेंसिटी इज, आरएमएस स्पीड पूछी है, स्पीड आरएमएस, ठीक है, ये पूछी गई है। दिया क्या हुआ है, डेंसिटी दी हुई है 1.4 ग्राम पर लीटर, 1.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, और प्रेशर दिया हुआ है 10 रेज़ टू द पावर 6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रेशर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है कि आपको V का फॉर्मूला पता है, पता ही है, सभी को ही पता होगा। तो 3P अपॉन रो, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करनी है, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, गड़बड़ क्या है, किसकी वजह से ये क्वेश्चन डाउट में चला गया। तो ये अगर फॉर्मूला नहीं पता आपको तो थ्योरी अच्छे से देखो थोड़ा सा, और रूट मीन स्क्वायर में 3 kT/m, मास को हम और केटी को हम प्रेशर की और डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये फॉर्मूला बन जाता है, आराम से बन जाता है। पीवी इज इक्वल टू आर टी यूज करोगे और मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी यूज करोगे तो उससे बन जाएगा फॉर्मूला, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत ये है कि आंसर आपका फिर भी नहीं आया होगा, तो उसमें क्या है, आपने ऊपर प्रेशर की यूनिट्स देखे हो तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एसआई यूनिट्स नहीं है, सीजीएस यूनिट्स हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो आप रो के यूनिट देखोगे 1.4 ग्राम तो ठीक है, पर लीटर का क्या करोगे, लीटर का, तो लीटर के लिए आपको 10 रेज़ टू द पावर -3 लगाना पड़ेगा। सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में आपने चेंज कर लिया तो आपका काम खत्म, बस। इसके बाद तो कैलकुलेशन ही है, देखो कैलकुलेशन क्या होगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 9, मैं इसे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 10 रेज़ टू द पावर 8, और एक 10 को इसके साथ लगा रहा हूं विच इज 30 अपॉन 1.4, ठीक है। इसके बाद 30 अपॉन 1.4 छोड़ो, मैं इसे 1.5 ले लेता हूं, अब फिर से अप्रोक्सीमेशन है, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे 8 क्यों रखा, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 4 मुझे बाहर मिल जाएगा अंडर रूट से बाहर, और बाकी क्या बचा 30 को, इसे 1.4 को मैं 1.5 रखता हूं, 1.5 का डबल करोगे 3 आएगा, तो यानी कि ये 20 आ गया, और अंडर रूट 20 इज अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। तो अब मैं यूनिट्स देख लूंगा, और अगर मैं यूनिट्स देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि एक यूनिट में 10 रेज़ टू द पावर 4 है, एक में 10 रेज़ टू द पावर 2 है, एक में 10 रेज़ टू द पावर 6 है, ये तो हो नहीं सकते, तो यही आंसर बना। तो ये 4.6 आएगा कि 4.5 आएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है हमारी, हमारी प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ में कितनी पावर आएगी, और अगर आपने लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज नहीं किया तो आप गड़बड़ करोगे, गड़बड़ करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, आंसर सही नहीं आएगा तो आप कहोगे नहीं जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा डाउट है या कुछ भी, पेपर में लगेगा, फिर कैलकुलेटर देना चाहिए था जी, और वगैरह वगैरह जो भी आपके रीजंस होते हैं, सिली मिस्टेक हो गई, पेपर में कैलकुलेटर नहीं दिया, पेपर बड़ा लेंथी था, पेपर में कैलकुलेशन ऐसी आ गई थी वगैरह, जो भी, ये यूनिट्स का खेल है, और 10 की पावर में चल रहा है सब कुछ, और जो कि सॉल्व करना सबसे ज्यादा आसान है, जिसके लिए कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए होता, ठीक है। आई होप आराम से क्लियर हो गया होगा, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है 23rd नंबर क्वेश्चन, ये 17th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, अब मैं करवा रहा हूं 23rd क्वेश्चन। 23rd में आपने सिर्फ ये पूछा था कि भाई ऑप्शंस बता दो, पहली ऑप्शन, तो क्वेश्चन ये है कि इन रिलेशन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, और पहली स्टेटमेंट है ऑल द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब इसमें क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं लगी, क्योंकि अगर आप फर्मी डिराक या
क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कोई भी पढ़ते हो, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि पार्टिकल्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते, पार्टिकल्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, और यही पॉइंट पूछा हुआ है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ओके अच्छा, आपको ये है कि इन रिलेशन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, are treated as this, all particles of a given kind are treated as mutually indistinguishable। हाँ ठीक है फिर भी ओके। तो एक तो पहले मैं आंसर बता रहा हूं, ये ए ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपने वैसे वो ही पूछा कि फर्मी डिराक में फोटॉन्स जो है वो आ जाते हैं, तो फोटॉन्स आपको पता है कि बोसोन्स होते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो नहीं करते, तो ये तो इनकरेक्ट है। अच्छा अब इसमें ऊपर प्रॉब्लम क्या है, इसे मैं प्रॉब्लम को भी वो बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि पार्टिकल्स को इंडिस्टिंग्विशेबल भी काउंट करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, लेकिन जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, तब हम लेबलिंग करके सेल्स अलग अलग सेल्स में डाल के सेल नंबर लगा के हम कह देते हैं कि हाँ जी पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर दिया हमने, वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। इसकी मैंने डिटेल में डिस्कशन की हुई है वीडियो लेक्चर में, ठीक है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाले में आराम से डिस्कस किया है कि एयर मॉलिक्यूल्स को, दो एयर मॉलिक्यूल्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो मैंने ऑडिटोरियम के एग्जांपल लेके समझाया था कि आप अगर सीट नंबर 1 पे पहला पार्टिकल है और सीट नंबर 5 पे दूसरा पार्टिकल है, तो आप सीट नंबर से उसे असाइन करके अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हो। पर वैसे अगर बेसिक देखोगे तो यस, ऑल पार्टिकल्स आर ट्रीटेड एज इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, ये पॉइंट है। तो अगर क्लियर है, कोई और डिस्कशन है, बात करनी है, तो हैंड रेज करके आप पूछ लो, कर लेंगे हम। अगर हो गया तो ठीक है, ओके है, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, जो आपके दो डाउट्स और हैं वो करवाऊंगा, उसके बाद ठीक है आज के समाचार समाप्त कर देंगे हम। बोल दो, इसमें मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो हमारे पास 23 के बाद आपका डाउट था 28 क्वेश्चन, ये तो काफी जनों का डाउट था 28, तो ठीक है कर लेते हैं। 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर पूछा गया। ठीक है, ये पूछा गया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, कंसंट्रेशन पूछिए तो पर यूनिट मतलब वॉल्यूम लगा लेना, ठीक है। इफ देर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो क्या बता दिया, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, ये बता दिया। ओके, और क्या बताया, डेंसिटी ऑफ कॉपर बता दी, डेंसिटी भी यहां लिख देता हूं। डेंसिटी बताइए 8.94 इंटू 10⁻³ है, नहीं ग्राम पर सेंटीमीटर, यूनिट चेंज कर दिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये भी आसान हो गया, और यूनिट्स आपने देख ही लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब में, इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको बताना है कि कॉपर की डेंसिटी क्या है, ठीक है। सिंपल ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, बस एक ट्रिक है छोटी सी, वो मैं आपको बता ही दूंगा, आपको पता है। ओके, तो हमारे पास इसमें डेंसिटी आ गई। एक फॉर्मूला, आपको छोटा सा फॉर्मूला आता होना चाहिए बस, पिछले में कंफर्मेशन दे दो पहले मुझे, पिछला हो गया ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, आगे सॉल्व करवाना शुरू करूं, सर मेरा नेट नहीं चल रहा, अरे वाह ये हो गया, फर्मी वर्ड नहीं पढ़ा था। ओके ठीक है, तो ठीक है, बस यही रह गया, ये क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं आराम से। 28 और 36 हो रहे हैं इसके बाद मुझे लगता है। हाँ, तो अगर आप इसको डेंसिटी निकालने ना, तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है, एक तो फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने कल वाली क्लास में भी किया था, परसों वाली क्लास में किया था, ठीक है। तो मास अपॉन मास इंटू Na, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर आपको टोटल मास दे दिया, 10 ग्राम ऑफ कॉपर वाला मास क्वेश्चन बताया था ना, उसमें करा था ये, अगर आपको टोटल मास दे दिया तो ठीक है, कितना होता है
नहीं तो आपको याद होना चाहिए 63.5 ग्राम होता है ना, ठीक है। ऊपर वाला मास नहीं दिया, पर हमें मास पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एन पर यूनिट वॉल्यूम, तो यह हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वो होता है डेंसिटी। तो आप ये फॉर्मूला डेंसिटी पे भी लगा सकते हो, डेंसिटी अपॉन मास इंटू एन ए। सॉल्व करके देख लो, काम खत्म हो गया। ये हो गया 8.94, ये हो गया 63.5, ये हो गया 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। इसे सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने में भी आप कहोगे कि कैसे करें, तो मैं इसे ऑलमोस्ट 8.949 मान लेता हूं, इसे 6 मान लेता हूं, ये हो गया ऑलमोस्ट 54, ठीक है। 54 डिवाइडेड बाय 63, तो ये भी आसपास ही है। मैं क्या करता हूं, एक जीरो यहां से ले लेता हूं, 540, और ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 22। तो ये जितना आएगा 54/63, मतलब 9 के करीब आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 540/63 करोगे तो इट विल बी अराउंड 8 पॉइंट समथिंग, क्लोज टू 9, और इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22। तो बस इतना ही चाहिए होता है, एग्जैक्ट तो निकालना ही नहीं होता। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन है हमारे पास 8.48 इंटू, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में 8.48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, एक में है 22, एक में है -23, एक में है 15, एक में है 0। तो इस तरह से आप पता लग गया आपको कि ये पावर क्लोजेस्ट है। तो एग्जैक्ट आंसर फिर से बता रहा हूं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, अप्रोक्सीमेट करनी है। ऑप्शन से पता लग जाता है कि कौन से वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउड तो आपसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन की उम्मीद भी कभी नहीं होती। दैट्स इट, इतना ही था, प्यार से हो गया, कोई मुश्किल ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इतने आराम से होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एक और करते हैं इसका, एक और क्वेश्चन है हमारे पास 40 वाट वाला, उसमें मैं वो भी करवा देता हूँ। ये भी स्टैटिस्टिक्स में मैंने वीडियो में भी कवर किया हुआ ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चलो डाउट आ गया, 36 नंबर क्वेश्चन है, डाउट आ गया कई स्टूडेंट्स का, तो कर लेते हैं कवर, क्या दिक्कत है, फिर से कर लेंगे। फिर भी समझ नहीं आएगा एक और बार कर लेंगे, कोई नए तरीके से कर लेंगे, एग्जाम्पल बदल के कर देंगे, ठीक है। तो वैसे इजी है, हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप शायद किसी बात में, तो 36 क्वेश्चन है शायद, है ना। क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर है 36, यस। और 40 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, तो पावर दे दी एक बल्ब की 40 वाट, ठीक है, बल्ब दे दिया। बल्ब के अंदर क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन वाला, ठीक है। उसकी लेंथ दे दी, लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस भी दे दी, थिकनेस मतलब रेडियस मान लेता हूं मैं 200 माइक्रोन, 200 माइक्रोन थिकनेस भी दे दी, ओके। उसके बाद क्या दिया है, इन एन एक्चुएटेड ग्लास बल्ब इफ यू एज्यूम फिलामेंट टू बी परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी दे दिया, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है, बीबी लिख दें, ठीक है। ये तो ब्लैक बॉडी हो गई, और आपको पूछा गया है टेम्परेचर पूछा है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर दे दिया। जब भी स्टीफन्स लॉ लगाओगे, स्टीफन्स लॉ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करते हैं, पावर इज इक्वल टू सिग्मा AT4। देखो ये दो जगह पे आएगा, ये मैंने तब भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, मैंने थ्योरी लेक्चर में भी बीच में डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। तो ये दो तरह से आता है, एक में आप लिखते हो एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी पर यूनिट एरिया करके पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिसिविटी रेट बोलते हैं, एमिसिविटी रेट, तो उसमें एनर्जी अपॉन टाइम है, पावर हो गया, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4 लिख देते हैं, लेकिन उसमें पर यूनिट एरिया भी होता है। तो अगर उस फॉर्म में लिखोगे तो ये वाली फॉर्म बनेगी, एनर्जी अपॉन टाइम को पावर लिखते और यहाँ पे एरिया भी लेंगे। तो किस में एरिया यूज करना है और किस में नहीं करना, वो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है तो ये यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, नहीं दिया हुआ तो नहीं यूज करना ठीक है, इतना ही है।
तो वो उस चीज का ध्यान रखना है आपने, और इसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। अब दूसरी चीज, सिग्मा जनरली दे दिया जाता है, स्टीफन कांस्टेंट है ना जो 5.67, 5.67 इंटू 10⁻⁸, 10⁻⁻8 ऐसा यूनिट्स में है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जनरली दे दिया जाता है यूनिट्स, तो ठीक है। ओके, अगर नहीं दिया, जैसे कि मैंने नहीं दिया, तो याद कर लो, एटलीस्ट इतना याद कर लो, 10⁻⁸ है। ठीक है, इतना जरूर याद हो। 5.6 अगर याद होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो भी काम शायद चल जाए, मोस्ट प्रोबेबली आपको दिया होगा। ओके, तो अब बस एरिया कितना होगा, एरिया अब आपको सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिलेंडर का एरिया कैसे निकालते हो बताओ? वायर को सिलेंड्रिकल मानोगे ना, मैं इस मार्कर को सिलेंड्रिकल मानता हूं, तो कैसे निकालोगे इसका एरिया, सिलेंडर का एरिया? वायर भी सिलेंड्रिकल होती है, बता दो जल्दी से। वही है ना, डायमीटर मान लो उसे बाय 2 कर देना सर। सर ये कैलकुलेशन की दिक्कत हुई। हाँ, अभी नहीं होगी। अगर थिकनेस को आपको डायमीटर मानना है तो डायमीटर मान लो, उससे भी क्या ही फर्क पड़ेगा। ये लो, ये है ना, ये है वायर हमारी, ये है फिलामेंट, तो ये दे दिया हमें थिकनेस, उसे मैं डायमीटर मान लेता हूं, ये लो। ठीक है, और ये दे दी लेंथ, तो फॉर्मूला होता है 2πr h, h की जगह मैं l लिख लेता हूं, तो ये हो गया एरिया, खत्म। 2r कितना दिया हुआ है, ये कितना हो गया, एरिया इज 3.14 इंटू थिकनेस में ये डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r मतलब 200, और 10⁻⁻6 मत भूल जाना, और l 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर में 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये हो गया, एरिया निकल गया मीटर स्क्वायर में। अब पुट कर दो, तो टेम्परेचर विल बी इक्वल टू P अपॉन सिग्मा A और पावर 1/4। अब इसकी भी कैलकुलेशन ही है बस, और तो कुछ है नहीं। 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ऐसा यूनिट में है एरिया 3.14 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया, और पावर टोटल की 1/4। अब अगर इसमें सॉल्व करूंगा, वही कलाकारी है, ये होगी पावर -8, ये होगी -6, -6 और 8 -14, ये होगी -15, और ये होगी -15 + 2 -13। तो ये सारे काट के मैं ऊपर लिखूंगा 10⁻⁻13, ऊपर जाके 13 हो गया। ठीक है, ओके, मैं एक पावर और यहां कम कर देता हूं, और यहां पे एक पावर बढ़ा देता हूं, 400 लिख देता हूं। अब ये 2 से काट दूंगा, ये बन जाएगा 200। ठीक है, और नीचे 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 3, मैं इसे अप्रोक्सीमेटली 20 मान लेता हूं, 20। ठीक है, तो 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये लिया मैंने, या 6 इंटू 3 कर दो, 18 मान लो, 20 काट लिया, ये 10 आ गया। अब इसकी पावर 1/4 करोगे, इसकी पावर 1/4, तो 10⁻12 की पावर 1/4, तो सीधा सीधा आ जाएगा 10⁻3 इंटू आ जाएगा जो भी होगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद जो भी आएगा वो लिख लेना। ठीक है, अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं तो अब आप मेरे को आंसर बता सकते हो। 10 की पावर 1/4 करोगे, इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग की पावर आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ऑप्शंस में है हमारे पास 1.83 इंटू 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, 10⁻4, 10�5। अब आपको पता है गेन कहां पे है, 10⁻ में। ये सही निकल गया तो फिर काम खत्म, तो ये 10⁻3 वाला आंसर सही आ गया, खत्म हो गया। बताओ कोई दिक्कत है तो, नहीं तो एक 39 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के समाचार समाप्त करेंगे। सच सिली मिस्टेक में पाई स्क्वायर एच लगा रहा था, पाई स्क्वायर एच जो है वो πr² h वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, बिल्कुल सिली मिस्टेक है, कोई शक नहीं है इसमें।
ठीक है, और गलतियां जितनी करनी है यहीं कर लो, फाइनल पेपर में मत करना, बस यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं, होने दो ये गलतियां, ये जरूरी है। पेपर से बाहर आके जब बोलते हो ना कि सर सिली मिस्टेक हो गई जी, तब बहुत गुस्सा आता है, तब लगता है डंडा लेके पीछे पड़ जाऊं आपके, ठीक है, कि ऐसे मानते नहीं हो आप, पेपर में नहीं करना। और वो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, सिली मिस्टेक होती नहीं है वैसे, बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चन को इस तरह से, ऑप्शंस को इस तरह से प्लान किया जाता है कि आप वो गलती करो। मैं तो बहुत बार करता हूँ, मैं तो टेस्ट बनाता हूँ, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन, ऐसी ऑप्शन में उलझाऊंगा आपको कि आप कहोगे कि वहां वो ए लगा दो, ए सही है, वो ए लगवाया गया है, एक्चुअल में बी सही है। तो वो टीचर की कलाकारी है, वो जिसने एग्जामिन करना है। अगर बिल्कुल बेसिक चीजें, सिंपल सिंपल चीजें दे दी, फिर एग्जामिन क्या हुआ, फिर तो सारे ही कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें डालनी जरूरी होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन है आज का असाइनमेंट 1 का 39 क्वेश्चन, वो और करवा रहा हूं, और वो बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अज्यूम कर लो न्यूक्लियॉन्स जो हैं, न्यूक्लियॉन्स वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स ओबे करते हैं। बस क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर ही बीच में ही है, स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। और कैल्शियम 2040 के लिए, कैल्शियम 2040 मतलब 20 न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं और 20 प्रोटॉन्स हैं। इसके लिए जो फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी वो 20 MeV है, बता दिया उन्होंने। और एवरेज एनर्जी पूछ ली, एवरेज एनर्जी तो आपको याद हो, जब हमने ये क्वेश्चन, ये स्टैटिस्टिकल में नहीं करवाया हमने, स्टैटिस्टिकल में नहीं शायद कवर किया, कवर किया हो तो पता नहीं, लेकिन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कवर किया हुआ है, ठीक है। अब देख लेना, दोनों में से दोनों जगह शायद कुछ कुछ कवर किया है, एक जगह ज्यादा डिटेल में कवर किया है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको डायमेंशन वाइज भी बताया था कि कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कितने डायमेंशन के साथ कौन सा रिजल्ट आता है, बड़े डिटेल में किया हुआ है हमने। अब 3 डायमेंशन आपको दिया हुआ है, अगर इसमें डायमेंशन बदल दिए तो कहानी बदल जाएगी, याद रखना ये बात, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। इवन नेट के पेपर में भी ये फर्मी एनर्जी के क्वेश्चंस में वो फॉर्मूले पे नहीं उलझाते, वो डायमेंशन पे उलझाते हैं। तो याद रखना, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 3/5 ऑफ फर्मी एनर्जी, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और डायमेंशन पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से हमने निकाला हुआ है। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी थी, 3/5 इंटू 20 करना था। और ये खतरनाक कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ेगी, तो कर लेना और सही ऑप्शन लगा देना, ठीक है। तो खत्म हो गया काम, इतना ही था। ये 39 क्वेश्चन था आपका, और 39 होने के बाद आपके पास, मेरे पास जितने भी असाइनमेंट 1 के डाउट्स आए थे वो मैंने सारे कवर किए, ठीक है, आपकी मोटिवेशन के साथ। तो ठीक, पढ़ते रहो, काम करते रहो, कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो, हैंड रेज करना हैंड रेज करके बात कर सकते हो, नहीं तो हम आज के समाचार समाप्त करते हैं। कल के डाउट्स 6:30 से पहले भेज देना, जितने डाउट 6:30 से पहले आ जाएंगे वो सारे 9 बजे वाली क्लास में मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। असाइनमेंट 1 और 2 स्टैटिस्टिक्स की पर्टिकुलरली इसके डाउट्स, बाकी स्टैटिस्टिक्स का कोई भी और डाउट है, थ्योरी में प्रॉब्लम है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वो भी लिख के डाल देना, हम 9 बजे वाली क्लास में कवर करने की उसे पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे वो तो कल का ये काम है। तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम आज की बातचीत कंप्लीट हो गई है, करते हैं, कल मिलेंगे अगली क्लास में। यस, हाँ जी ब्रो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सर मैं ये पूछा था, इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है ना सर, आप वो देखो, मुझे इसके ऑप्शन से तो आंसर हो ही रहा है सर, बट सर मेरा एक डाउट बताऊं क्या, उसने पूछा है फर्मी एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ऐसे वर्ड लगने की वजह से उसने सर ये तो नहीं लिखा हो ना फर्मी एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ओके, ऑफ द प्रोटॉन पूछा हुआ है। हाँ जी, नहीं मतलब नहीं, ऑफ द प्रोटॉन। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ,
क्वेश्चन है अज्यूमिंग दैट न्यूक्लियॉन्स ओबे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, हाँ जी, फर्मी एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज 20 MeV, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स विल बी क्लोजर टू। हाँ तो जी। प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स की ही फर्मी एनर्जी दी हुई है और प्रोटॉन्स की ही एवरेज एनर्जी पूछी है, तो आप चाहे प्रोटॉन मान लो, उसे एक एक प्रोटॉन का निकाल लो, मतलब पर प्रोटॉन निकाल लोगे तो एवरेज एनर्जी भी पर प्रोटॉन निकलेगी, फिर वो वर्डिंग सेम है, बिल्कुल सेम वर्डिंग है, प्रोटॉन और फर्मी एनर्जी ऑफ और एवरेज एनर्जी ऑफ, बिल्कुल सेम वर्डिंग है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है सर, थैंक यू सर। हो गया ना क्लियर? अच्छा शायद म्यूट कर दिया आपने, मतलब शर्मो शर्म नहीं वो करना, क्लियर हो गया तभी हाँ करनी, हाँ ठीक है ठीक है, कहीं पता लगे अच्छा, तो बस ये हमारे ना हमारी ट्रेनिंग ऐसी है असल में, बहुत बहुत बार होता है हमारे पास, हम लोग बैठे हैं सेमिनार में, कोई बड़ा बंदा बुला लिया उन्होंने और वो पूरा समझा दिया उसने, समझाने के बाद हमने क्वेश्चन पूछा उससे, क्वेश्चन पूछोगे तो शायद वो टीचर मोटिवेट करते हैं पहले तो कि हाँ क्वेश्चन पूछा करो, बाहर से बंदा आया डाउट पूछा करो, ये वो पूरा मोटिवेट कर देते हैं, और खड़े होकर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर वो एक बार क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरा एक डाउट है, वो बता देंगे उसका आंसर, चुप करके मान लो जो उसने आंसर बोल दिया, अगर वो नहीं माना, आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली, आर्गुमेंट कर दिया क्रॉस, तो फिर वो आपको फिर साइड में से बिठाएंगे, तुम ज्यादा रंझोड़ दस ना बन, बैठे टिके ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करना, मेरे साथ नहीं करना, पूछ सकते हो आराम से, अगर डाउट है क्लियर नहीं हुआ पूछ लो, आर्गुमेंट कर लो, क्रॉस आर्गुमेंट, साइंस किसी की सगी नहीं होती, किसी की जागीर नहीं है कि बस एक ने जो बोल दिया वो वही है, गलत भी हो सकता है, और या आपको कोई कहीं और से कोई और पॉइंट क्लिक कर रहा है, वो आपको आप नहीं कनेक्ट कर पाए तो कोई बात नहीं, हम कनेक्ट करवा देंगे, क्या दिक्कत है, कोई गलती वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हो गया क्लियर तो फिर से मेरे को कंफर्म कर दो, हो गया है ना, और सभी का हो गया, रिपीट कर दो सर एक क्वेश्चन, रिपीट ठीक है गगन, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इसमें ये है कि फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने जब पढ़ा था तो हमने उसे एवरेज एनर्जी से रिलेट किया था, एवरेज एनर्जी को फर्मी एनर्जी से हमने रिलेट किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि आपको फर्मी एनर्जी दे दी, प्रोटॉन्स की फर्मी एनर्जी दे दी, कितनी दी 20, जितनी भी दी एक्स वाई जेड दे दी, और एवरेज एनर्जी पूछ ली, ठीक है। अब उसमें प्रोटॉन की फर्मी एनर्जी दी हुई है और प्रोटॉन्स की ही एवरेज एनर्जी पूछी है, तो आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल देना है। इसमें जो ट्रिक है मैं फिर से बता रहा हूं कि ये नंबर ऑफ डायमेंशन कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये फॉर्मूला कितना है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ये 3D की जगह 2D दे दिया होता या 1D दे दिया होता तो ये फॉर्मूला बदल जाता, जो हमने डिटेल में थ्योरी में डिस्कस किया, ठीक। तो वो फॉर्मूले का ध्यान रखना है, फिलहाल 3D का ये फॉर्मूला 3/5 से आता है, 3/5 हमने किया 20 का और हमारा आंसर आ गया, इतनी बात थी, देख लो क्लियर हुआ, या कुछ और एग्जांपल से किसी और तरीके से बताऊं? अगर सर यहाँ 2 डायमेंशन होता तो कैसे करते, अब ये बात आप मेरे से ही पूछ रहे हो, ये मेरे को तो सिंघम वाला डायलॉग याद आ गया, चीटिंग करता है तो चीटिंग, चीटिंग है ये तो, मेरे से थोड़ी पूछना था, और याद होना चाहिए आपको, थ्योरी क्लास में इतने इतने डिटेल में किया, क्या फॉर्मूला जो है आप डायमेंशन के साथ जोड़ सकते हो, दिस इज गिवन बाय n/n+2, ठीक है, n/n+2 इससे दिया होता है, तो आप क्रॉस चेक जरूर करना, क्रॉस चेक जरूर करना एक बार, ठीक है, वो वीडियो लेक्चर में देखना, डिस्कशन की हुई है, आपको पक्के तौर पे अब याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, कल मुझे मालूम था नहीं याद होगा, इसीलिए मैं चाह भी रहा हूं कि वीडियो आप वो थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो दोबारा देखो, ठीक है, 15 मिनट का वीडियो दोबारा देखो, उससे अब आप उस चीज को अप्रिशिएट कर पाओगे, क्योंकि तब मैंने बार बार रिपीट किया था इस बात को कि भाई ये ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है,
अब आप इस चीज को अप्रिशिएट कर पाओगे। और ध्यान रखना, मैं अगली बार क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में, मैं डायमेंशन बदल दूंगा, बाकी सब कुछ सेम लगेगा। तो गलती नहीं करनी। उसमें ये होता है, अगर 2 डायमेंशन है तो 2/2 + 4 मतलब 1/2 आ जाएगा। 1 डायमेंशन होगा तो 1/3 आ जाएगा। उस तरह से फॉर्मूला बदल जाएगा। 3 डायमेंशन है तो 3/3 + 2 5 हो गया, है ना, इस तरह से है। तो यही फॉर्मूला मोमेंटम की और एनर्जी की टर्म्स में भी आता है, नंबर डेंसिटी और एनर्जी की टर्म्स में। जहां आप नंबर डेंसिटी को एनर्जी से रिलेट करते हो, वहां पे भी जो पावर होती है ना, वो डायमेंशन पे डिपेंडेंट होती है। तो इस तरह से होता है। आप एक बार इसे देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाली वैल्यू भी, उससे आपको और बहुत ज्यादा चीजें पक्की हो जाएंगी। और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। और बताओ, और कुछ है तो। ओके, D/D+S, हाँ ठीक है। एस की जरूरत नहीं है, और एस की वैल्यू से के से डिसाइड होगा, के डिस्कशन रिलेशन से मासलेस हो कोई, के इज इक्वल टू 1 सी लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस पढ़ेगा नहीं, ठीक है। उस तरह से डिस्कशन रिलेशन से उसे करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में भी कर सकते हो। मैंने आपको करके भेजा हुआ, आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, हम आज के समाचार समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगले अगले ताजा खबरों के साथ, नए डाउट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड नाइट का मतलब सोना नहीं है, अच्छे से अच्छे से सोना तो है ही है, हेल्थ नहीं खराब करनी। लेकिन गुड नाइट का मतलब यही है कि इतना अच्छे से काम पूरा करके फिर सोना तसल्ली से। जब तक काम नहीं होएगा तब तक छोड़ना मत, तब तक सोना नहीं है। कोशिश करो कि सोने से पहले सोने वाला एक दिन वाला टारगेट जरूर अचीव कर लिया करो, उतना जरूर कर लेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो।